नमस्कार मित्रों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ इस नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का हम 2 भाग पढ़े। आज वर्णमाला का तीसरा भाग है। वर्णमाला में हमने पढ़ा वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर व्यंजन क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अनुनासिक क्या है, आगत वर्ण क्या है, अयोगवाह क्या है, नुक्ता क्या है, आदि चीज़ें हमने पिछले 2 भाग में पढ़ा। तो आइए तीसरा भाग है र वर्ण। हिंदी वर्णमाला में हमारा जो र वर्ण होता है, र वर्ण जो होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसका प्रयोग कई ढंग से किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि र वर्ण का प्रयोग कहाँ, किस कंडीशन में कैसे किया जाता है। ठीक, तो पहला इसका प्रयोग है स्वर रहित र। स्वर रहित। जब र स्वर रहित होता है तब कैसे लिखा जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि स्वर रहित कोई वर्ण अगर है तो उस वर्ण को लिखने के बाद उसके नीचे हलंत लग जाता है। ठीक, तो अगर र स्वर रहित है तब वह कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या कंडीशन बनती है। जैसे एक शब्द है कर्म। क्या है? कर्म। अब आगे कर्म का वर्ण विच्छेद कीजिए, इसके वर्णों को अलग अलग कीजिए। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण विच्छेद इसका कैसे करें। तो कर्म में जो र है तो क के लिए क्या हो जाएगा, क हलंत लग गया, क के नीचे हलंत मतलब स्वर रहित हो गया। अब इसमें स्वर मिला दिए, इसका विच्छेद हो गया। और र, इसमें है र के नीचे अगर र स्वर रहित है तो र रेफ के रूप में ऊपर हो जाता है। र यदि स्वर रहित है, र में स्वर नहीं मिला हुआ है तो र हमारा जो है रेफ के रूप में ऊपर चला जाता है। तो यहाँ र जो है ऊपर लिखा गया है। इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर हमारा र जो है यह स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। इसलिए इसके बाद केवल हलंत लगाएंगे, इसमें कोई स्वर आगे नहीं लिखना है। ठीक, बाकी आगे बचा है म के नीचे हलंत, उसके बाद म में अ स्वर जोड़ दिए। तो हमको पता चला कि र यदि स्वर रहित है, तो र रेफ के रूप में ऊपर हो जाता है। और अगली कंडीशन र की क्या है, र यदि स्वर के साथ है। यहाँ पर था स्वर रहित, अब स्वर सहित। र यदि स्वर सहित है, स्वर सहित मतलब इसके साथ स्वर मिला हुआ है। कहने का मतलब है र पूरा का पूरा लिखा है, नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। तब क्या करेंगे, तब र जो है बगल में क्रॉस के रूप में, पाई के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है प्रणाम एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए कोई पूछ लिया प्रणाम शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, कौन कौन से वर्ण जुड़ के प्रणाम बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें प है जो कि स्वर रहित है, प में स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद र है, लेकिन र यहाँ पर जो है वह स्वर सहित है, इसमें र में स्वर मिला हुआ है। तो हम र के नीचे हलंत लगा दिए, फिर इसमें स्वर मिला दिए। उसके बाद ड़ हो गया, ड़ के आगे जो है आ की मात्रा लगी है, आ स्वर इसमें मिला हुआ है, तो इसमें हम आ स्वर मिला दिए, आ स्वर हो गया। बाकी म जो है स्वर सहित है हमारा, तो म के नीचे हलंत लगा के उसमें अ स्वर जोड़ दिए। ठीक, तो यह हो गया प्रणाम का वर्ण विच्छेद। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि प्रणाम में जो र लगा हुआ है यह स्वर सहित है कि स्वर रहित है।
ठीक, हमने ऊपर बताया था कि यदि र स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ होगा, नहीं मिला हुआ होगा, तो र रेफ के रूप में ऊपर हो जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर र रेफ के रूप में ऊपर नहीं गया है, इसका मतलब है यहाँ र जो है स्वर सहित है, स्वर के साथ र का प्रयोग किया गया है। ठीक, तब प यहाँ पर स्वर रहित हो गया, प में स्वर नहीं मिला हुआ है, बाकी र स्वर सहित हो गया, उसके हिसाब से उसका हम विच्छेद कर दिए, यह हो गया प्रणाम का विच्छेद। अब र की दो कंडीशन हो गई, र के लिए एक कंडीशन और बनती है। तीसरी कंडीशन है र यदि स्वर सहित है, र यदि स्वर सहित है लेकिन वह ट वर्ग व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है, व्यंजन के साथ। र स्वर सहित है लेकिन ट वर्ग के व्यंजन के साथ है, वह ट वर्ग के व्यंजन के साथ है। जैसे मान लीजिए लिखा है ट्रक, क्या लिखा है? ट्रक लिखा है। अब आ गया कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। अब हमको कन्फ्यूजन हुआ कि ट में जो र मिला हुआ है या आधा है कि पूरा है। तो ऊपर बताया गया है जब ट वर्ग के व्यंजन के साथ र जुड़ेगा तो र नीचे इस चिन्ह के रूप में अंकित हो जाएगा। ट वर्ग व्यंजन, ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। इनमें से किसी के साथ यदि र जुड़ेगा तो र न तो ऊपर रेख के रूप में जाएगा, न तो साइड में क्रॉस के रूप में आएगा, यह नीचे इस चिन्ह के रूप में अंकित कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ जो है इसका वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। तो हमको पता है कि केवल एक कंडीशन बनती है जब र ऊपर जाता है, वह कंडीशन होती है जब र स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है, तभी वह ऊपर जाता है। यहाँ र नीचे है, नीचे चिन्ह के रूप में लिखा गया है, तो इसका मतलब है यहाँ र स्वर सहित है, र के साथ स्वर मिला हुआ है। ठीक, तो हम वर्ण विच्छेद इसका करेंगे। ट हो गया, दो वर्ण मिले हैं, र स्वर सहित है, इसका मतलब हुआ ट जो है स्वर रहित है, इसमें ट में स्वर नहीं है, तो इसको स्वर रहित कर दिए। धन र हो गया, र स्वर सहित है इसलिए इसके साथ हम स्वर जोड़ दिए। अ और बाकी क जो है वह स्वर सहित है इसलिए क के साथ अ स्वर जुड़ गया। तो यह हो गया ट्रक का वर्ण विच्छेद। आया समझ में आप लोगों को? र की कितनी कंडीशन बनी? 3 कंडीशन बनी। एक र स्वर रहित है, जब स्वर रहित है तो रेफ के रूप में ऊपर चला जाता है। दूसरा र यदि व्यंजन के साथ जुड़ता है और स्वर सहित उसके साथ स्वर मिला हुआ है तो पहली कंडीशन में ऊपर गया रेफ के रूप में, दूसरी कंडीशन आई क्रॉस के रूप में नीचे जुड़ गया, और तीसरी कंडीशन है यदि ट वर्ग के साथ र जुड़ रहा है तो उसके नीचे ऐसे इस चिन्ह के द्वारा लिख दिया जाता है। ठीक, तो यह हो गए र के विभिन्न रूप, र किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक और जरूरी यहाँ है, जरूरी बात यह है कि र में अगर ऊ की मात्रा कहीं कहीं जुड़ती है तो वहाँ भी हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे हमको लिखना हो रुपया, हमको लिखना हुआ रुपया, ये रुपया हो गया, र में ऊ की मात्रा जुड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, र में ऊ की मात्रा जुड़ी है, रुपया हो गया। यदि यही हमको रुपया न लिख के रुपया लिखना हो, ये रुपया है, हमको लिखना है रुपया, तब कैसे लिखेंगे? तब देखिए र वही रहेगा, तब र में ऊ की मात्रा हम जोड़ देंगे, बड़े ऊ की मात्रा जोड़ देंगे, रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपया। यह रुपया हो गया छोटा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ। अब देखिए इसी तरह एक है गुरु, यह हो गया गुरु। गुरु मतलब छोटा र इसमें लगा है। ठीक है,
और जब हम गुरु कहेंगे, गुरु मतलब बड़ा अगर उसके साथ हम उच्चारण करेंगे, इसमें र के साथ छोटे उ का उच्चारण हुआ है तो इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। और यदि र के साथ बड़े उ का उच्चारण करेंगे हम तो उसको तब इस तरह लिखेंगे, इसमें बड़ा उ मिला देंगे, ठीक है। तो यह चीज़ें बहुत कम देखने पढ़ने को मिलती हैं, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, सामान्य चीज़ है, लेकिन यह जल्दी मिलता नहीं है। हम प्रायः रुपया भी वैसे लिख देते हैं, रुपया भी वैसे लिख देते हैं। और यह हो गया र का विभिन्न रूप, र किस किस कंडीशन में कैसे कैसे जुड़ता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को हमको मिलता है। वर्णमाला में अगली चीज़ हमारा कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित किया जाता है। जैसे हमारा क है, क का उच्चारण कहाँ से होता है, तो क उच्चारण कर देखिए आप, क आवाज़ कहाँ से निकलती फील हो रही है, गले से, कंठ से ना, कंठ मतलब गला, तो आवाज़ हमारी गले से निकलती फील हो रही है। इसके लिए इसको कहा जाता है, क वर्ण जो है कंठव्य है, कंठव्य वर्ण है। कंठव्य मतलब होता है जो कंठ से गले से उच्चारित किया जाए उसको कहते हैं कंठव्य या कंठवर्ण, कंठवर्ण, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कंठ, ठीक। तो क का उच्चारण क के साथ होता है, गले के साथ किया जाता है। तो इसके लिए संस्कृत भाषा में हमारे कुछ सूत्र दिए गए हैं, चूँकि लेकिन हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए उससे बहुत संबंधित यहाँ पढ़ना नहीं है हमको, संस्कृत से हिंदी में ही पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए हम बता दें आपको, एक सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, संस्कृत में है सूत्र अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अब एक लाइन का सूत्र है संस्कृत का, इसमें हमको पूरा बता दिए कि कौन सा कहाँ कहाँ कंठ से कितने वर्ण उच्चरित होते हैं। अब अ से आ, कु से क वर्ग, क ख ग घ अंग, ह क्या है, यर लव स ख स ह, यर लव वाला ह, यह हो गया ह, यर लव का। और विसर्ग आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इतने सारे वर्ण जो हैं, इतने सारे वर्ण जो हैं यह कंठ के द्वारा उच्चरित होते हैं, कंठ के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। इसी तरह संस्कृत भाषा में और बहुत सारे सूत्र हैं, एक लाइन का सूत्र हमको पढ़ लेना है और सब उसमें एक लाइन में पूरा आ जाता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी में देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। तालव्य वर्ण पहला हो गया, कंठ वर्ण, कंठ हमको पता हो गया क्या क्या है। उसके बाद है तालव्य, तालव्य मतलब हमारी तालू से जो बोले जाते हैं, जो मुंह के अंदर जो तालू होते हैं उससे जो वर्ण बोले जाते हैं उनको कहते हैं तालव्य वर्ण, ठीक। तालव्य वर्ण के लिए संस्कृत में एक सूत्र है इचुईसा नाम तालु, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत हमको नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको बता रहे हैं इचुईसा नाम। ई से ई, चू से जैसे कू से बताए क वर्ग क ख ग घ अंग, वैसे चू से च वर्ग च छ ज झ इय, इचुईसा नाम तालु। तिया वर्ण जो होते हैं यह तालु से बोले जाते हैं, ठीक। आगे है मूर्धन्य, कुछ वर्ण मूर्धन्य होते हैं जो मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। यह वर्ण है ट ठ ड ढ अड़ और र स, खटकोण वाला स और र, ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं।
और कुछ वर्ण हैं जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे हो गया त, थ, द, ध, न। जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण हो गए। और मूर्धा हो गया। तो इसी तरह हर वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है, कौन वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, इसको आप विधिवत अपने बुक में से देखेंगे, देख के उनको पूरा लर्न कर लेंगे, कौन वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है, किस वर्ण के बोलने का स्थान क्या है। ठीक, वर्णमाला समाप्त हो गई। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगला अभ्यास, अगला चैप्टर हमारा है संज्ञा, नाउन। इस वीडियो के साथ वर्णमाला का भाग 3 समाप्त हो गया और साथ में वर्णमाला भी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जो पीछे पढ़ाया गया है इसको आप रिवाइज करते रहिए, और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको यह वीडियो बराबर मिलते रहे ऐसे, इसलिए आप हमसे जुड़े और वीडियो को, हमारे चैनल को बराबर देखते रहें, तब आपको नए नए वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।